छीनने का काम करते हैं, महिलाओं से देने का काम कभी आरएसएस और बीजेपी ने किया नहीं है। आरएसएस और बीजेपी के लोग मिलके, जैसे अडानी, अंबानी और यूसुफ लुलू जैसे लोगों के साथ मिलके डिफेंस की और रेलवे की ज़मीनें लूट ली हैं, उसी प्रकार से इनको वक्फ की ज़मीन भी देना चाहते हैं। कि पाकिस्तान में जो लोग गए थे वो वक्फ करके चले गए, ऐसा नहीं है। ये सब आरएसएस की भ्रांतियाँ हैं जो फैलाई गई हैं। 999 केस ऐसे होते हैं कि लोग वक्फ की ज़मीन को अपना बता के बेचते हैं। वो माफिया की तरह बिल्कुल काम करते हैं, लैंड माफिया की तरह, लेकिन वो वक्फ की ज़मीन चुराने के लिए, वक्फ की ज़मीन को बेच देने में किसी चोर को, किसी बेईमान। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मैं हूं रंजय कुमार। इस बार 1 अगस्त को मोदी सरकार ने एक बिल लेके आई लोकसभा में, जिसे वक्फ संशोधन बिल कहा गया। और ये एक ऐसा बिल बना जो पिछले 10 साल में पहली बार कोई बिल मोदी सरकार पास नहीं करा पाई और वो जेपीसी को चला गया। कहा गया कि इसमें ये संशोधन बिल है। इससे पहले 3 बार वक्फ में संशोधन किया गया है। हम आपको बता दें, 1955 में, 1995 में और 2013 में। तीनों बार ही कांग्रेस की सरकार थी। लेकिन जब इस बार इसमें संशोधन किया जा रहा है तो काफ़ी लोगों को आपत्ति है। हम आपको बता दें कि रेलवे और रक्षा मंत्रालय के बाद भारत में अगर किसी के पास सबसे ज़्यादा ज़मीन है तो वो है वक्फ बोर्ड। इसमें कई लोगों का कहना है कि वक्फ जो है एक तरह से ज़मीन हड़प भी लेता है, जो उनके आलोचक हैं। और यहाँ कई लोग कह रहे हैं कि वक्फ की ज़मीनों पर सरकार ने भी कब्जा कर रखा। क्या है पूरी सच्चाई, हम बात करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद प्राचा साहब। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। बहुत बहुत शुक्रिया मुझसे बात करने के लिए नेशनल दस्तक का। सर, क्या कहना चाहेंगे? 3 बार पहले भी संशोधन हुए हैं। 1955 में बोर्ड का गठन 1954 में हुआ, नेहरू जी के समय में। 1955 में संशोधन हुए, फिर जाके 1995 में संशोधन हुए जब पीवी नरसिम्हा राव थे, और जाकर फिर आपको 2013 में भी संशोधन हुए जब मनमोहन सिंह थे। उस समय कोई आपत्ति नहीं उठी, लेकिन जब मोदी जी संशोधन कर रहे हैं तब आप लोगों के पेट में मरोड़ हो रहा है। देखिए, जो सरकारें होती हैं, पार्लियामेंट होती है, वो जो भी एक समाज होता है या एक ग्रुप होता है, उसकी भलाई के लिए कानून लाने के लिए बनाई जाती है। अब अगर कोई कानून SC ST कम्युनिटी के हक में आएगा, उनके अधिकारों की रक्षा के लिए आएगा, तो ज़्यादातर लोग चुप नहीं रहेंगे बल्कि उसकी तारीफ करेंगे। लेकिन अगर कोई कानून जिस कम्युनिटी के लिए दिखाने के लिए बनाया जा रहा है और उसी की गर्दन काटेगा, तो वो लोग उसका विरोध करेंगे नहीं करेंगे। अग्निवीर का विरोध किया नहीं किया नौजवानों ने। किसान बिल जो मोदी जी बता रहे थे कि किसानों को एकदम सबको करोड़पति बना देगा, खुशहाल कर देगा और जिससे जय जयकार हो जाएगी किसानों की, किसानों ने उसका कितना ज़बरदस्त विद्रोह किया उसके खिलाफ, आज तक बैठे हैं प्रदर्शन में। तो ये गुण दोष के आधार पे होता है। जो आरएसएस और बीजेपी है ना, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि और सारी पार्टियां बहुत ईमानदार और शरीफ हैं, लेकिन ये तो ऐसे हैं कि ये उन चीज़ों के एग्जाम्पल हैं कि क्या इंसान को नहीं करना चाहिए। जो ये काम करते हैं वो गंदा और घिनौना होता है और वो नहीं करना चाहिए। ये इसका एक उदाहरण, जैसे किसान बिल था, वैसे ही ये वक्फ का बिल भी उसी तरीके का एक उदाहरण है। वैसे ही ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जो अभी आई थी, जो SC और ST समाज को एकदम आपस में तलवारें निकाल के एक दूसरे से लड़ने के लिए आमादा करने वाली है, वो भी उतनी ही खराब पॉलिसी है। अभी हम वक्फ पे बात कर रहे हैं। पहले तो हम अपने दर्शकों को बता दें, वक्फ वो ज़मीन होती है जो कि दान में की हुई होती है। जो लोग बंटवारे के समय भारत से पाकिस्तान चले गए थे, अपनी ज़मीन छोड़ गए थे, उनकी ज़मीन उन्होंने वक्फ को दे दी। वक्फ जो है एक तरह से धार्मिक काम को देखता है। वो ज़मीनें जो है उस तरह से लोगों के काम आती है। वक्फ बोर्ड है। देश में कुल जमा 33 बोर्ड हैं। एक केंद्रीय बोर्ड है और हर स्टेट में जो है वक्फ का एक बोर्ड है। 32 बोर्ड स्टेट में है और एक बोर्ड सेंट्रल का बोर्ड है। हम आपको ये पूछना चाहते हैं कि एक मौलाना है, उनका वीडियो है, तो वो कह रहे हैं कि वक्फ कोई वैसा काम करता ही नहीं कि अगर उनसे पूछा जाए कि क्या कोई अस्पताल बनाया या उन्होंने किसी बेवा की शादी करवाई या किसी बच्चे को IAS IPS बनाने में जो है हेल्प की, जबकि उसका ये काम है, तो ऐसा कोई भी एक आदमी ला के दिखाएं, वो आरोप लगा रहे हैं, वीडियो में कह रहे हैं वो।
उनका आरोप जो है मेरे ख्याल से 99% सही है। किसी भी वक्फ बोर्ड ने एक आध, मैं 1% इसलिए छोड़ रहा हूँ कि कहीं कोई एक उसकी अगर एबरेशन रही हो तो रही हो, किसी ने काम नहीं किया, सबने लूटा ही लूटा है, इसमें कोई शक और शुबे की गुंजाइश नहीं है। लेकिन अब जो कुछ कमज़ोर ऑलरेडी कानून हैं उनको पूरी तरीके से समाप्त कर दिया जाए, बाढ़ बिल्कुल ही हटा दी जाए। जो टूटी फूटी एक बाढ़ थी तो बाहर के लोग आके तो वो खेती खा जाएंगे ना सारी, अब वो काम हो रहा है। तो उन मौलाना को भी, मैं उनका नाम नहीं जानता या मैंने देखा भी नहीं है, मैं तो आपके सुनने पे कह रहा हूँ, तो उनको भी हमारा साथ देना चाहिए, क्योंकि हम इस मामले में उनके साथ हैं। और बल्कि हम ये कह रहे हैं कि इस कानून को मजबूत बनाना चाहिए ताकि कोई भी चोरी डकैती ना कर सके। और इतनी ताकत वक्फ की उसमें है कि हर एक मुस्लिम परिवार जो है करोड़पति हो सकता है। आपने जो सवाल के पहले हिस्से में बोला कि वक्फ दान की भी जगह होती है, दान भी कैसे, जो मेरी अपनी प्रॉपर्टी है वो मैं अल्लाह की राह में, गरीबों के लिए, कमज़ोरों के लिए, अपनी कमाई हुई, ये नहीं किसी सरकार की ली हुई, किसी की दान मुझे दी गई, मैं अपनी मेहनत की कमाई कैसे खर्च करूं, ये तो मेरा अधिकार है ना। मैं उसको अपने परिवार वालों को ना देके, मैं अपने ऊपर उस अपनी अय्याशी के लिए ना खर्च करके, यदि मैं गरीबों की भलाई के लिए देता हूं तो ये वो ज़मीन है। दूसरी बात, ये एक बहुत बड़ी भ्रांति फैलाई जा रही है कि पाकिस्तान में जो लोग गए थे वो वक्फ करके चले गए, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं है। ये सब आरएसएस की भ्रांतियाँ हैं जो फैलाई गई हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान में गए कितने लोग, कोई पूरे देश के मुसलमान उठ के पाकिस्तान तो चल नहीं गए। जितने ऐसे भी लोग हैं जो बाद में जो यहाँ रहे, उनकी कोई वारिस नहीं है, उन्होंने ज़मीन वक्फ को दे दी, ऐसे भी बहुत सारे मामले हैं। मैं वही बता रहा हूँ ना, वारिस नहीं है, मेरी प्रॉपर्टी है ना जब तक मैं जिंदा हूँ। अब मैं यहाँ पे जाके उसको अपनी अय्याशी पे उड़ा दूँ, और या मैं ये बोलूँ कि इस काम को गरीबों की, बेवाओं की, मिस्किनों की रक्षा के लिए, उनकी भलाई के लिए इस्तेमाल होगा, तो आप बताइए क्या अच्छा है। अच्छा, मैं ये दोनों काम किए बगैर ही मर जाता हूँ तो कोई भी लुटेरा आके मेरी ज़मीन पे कब्जा कर लेगा, तो क्या अपनी कमाई हुई प्रॉपर्टी पे भी मेरा इतना अधिकार नहीं है कि मैं उसको गरीबों के लिए दे सकूं? ये इस तरह के आर्ग्यूमेंट जो आरएसएस लाती है, ये बिल्कुल वाहियात आर्ग्यूमेंट है। दूसरा, जो लोग यहाँ से पाकिस्तान गए भी, हालांकि बहुत कम लोग गए, और कोई ऐसे लोग ज़्यादातर नहीं, मुट्ठी भर ऐसे लोग होंगे जिनके पास ज़मीन ज़्यादातर इतनी थी कि वो जो इल्ज़ाम लग रहा है कि वो वक्फ करके चले गए। अब वक्फ करके चले जाने का मतलब क्या है? जो पार्टीशन में जो एनिमी प्रॉपर्टी को ले लें या जो कस्टोडियन की प्रॉपर्टी को ले लें, उसका कानून क्या था? आपको जाके वही ज़मीन के एवज़ में पाकिस्तान में ज़मीन मिलनी थी। जैसे पाकिस्तान से जो लोग आए यहाँ पे, उनको उसी ज़मीन के एवज़ में जगह मिलनी है भारत में, या मिली है कि जिसको वो लुटा पिटा के आए हों, जो उनकी छिन गई हो। अगर पाकिस्तान से कोई आया हुआ व्यक्ति, उस बात का सबूत वहाँ से लेके आना पड़ता था कि मेरी इतनी प्रॉपर्टी थी, मेरी इतनी जगह थी, वो मैंने किसी को बेच तो नहीं दी थी आने से पहले। तो ये जो झूठा इल्ज़ाम लग रहा है, ये उसी प्रकार का इल्ज़ाम है। अब यहाँ से जाने के टाइम लोग अगर उसको वक्फ कर देंगे तो वो पाकिस्तान में उसके एवज़ में ज़मीन नहीं मिलेगी, क्योंकि वो जब कागजात चेक होंगे तो पाकिस्तान की अथॉरिटी उससे ये पूछेगी, ये ज़मीन तो आपकी है ही नहीं, इसके एवज़ में आप कैसे दूसरी ज़मीन ले सकते हो? वो तो वक्फ की ज़मीन थी, वक्फ तो आपने दे दी, अब आपके पास जो ज़मीन आपकी है उसके एवज़ में ही ज़मीन मिलेगी। तो इस प्रकार का झूठा आडंबर। लेकिन ये इतनी टेक्निकल बातें हैं ना कि ज़्यादातर लोग जो हैं हमारे इसको जानते नहीं है, लेकिन इसके बारे में बहस करते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले हम इसके बारे में एक वाइट पेपर निकाल रहे हैं, ताकि सभी ये भ्रांतियाँ और अफवाहें और झूठ जो आरएसएस के लोग फैला रहे हैं, सरकार के लोग फैला रहे हैं, उसको हम उसकी सही बात बता सके लोग। अच्छा, जो लोग वक्फ संशोधन बिल का समर्थन कर रहे हैं कि, और वो आरोप भी लगा रहे हैं कि वक्फ जो है एक भू माफिया की तरह काम करता है। अगर वह किसी की ज़मीन पे अगर वो कह दे कि ये ज़मीन मेरी है, तो मामला जो है फिर वो सुप्रीम कोर्ट में जाता है, हाई कोर्ट में भी नहीं जाता है। कि उनका कहना कि पास की पुलिस चौकी में भी जो है ये फिर मामला दर्ज नहीं होता है, फिर पहले वफ़ के कोर्ट में जाइए, वफ़ के जो वहाँ जो लोग हैं वो जब वहाँ से आपका मामला जब हो जाएगा, वहाँ से संतुष्टि नहीं है, तब जाके सुप्रीम कोर्ट में मामला जाता है। ऐसा एक मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट का भी है, योगी जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद का, जब वहाँ एक चैम्बर बनाया जाना था तो दरगाह की ज़मीन थी, मामला यहाँ से वहाँ फिर सुप्रीम कोर्ट तक गया। क्या कहेंगे आप?
देखिए, सुप्रीम कोर्ट तक कोई भी मामला जाता है और जा सकता है, कोई भी लेकिन मामला। मामला वक्फ को से रिलेटेड जो मामला है वो हाई कोर्ट में नहीं जा रहा है, वो जिला कोर्ट में नहीं जा रहा है। सरासर झूठ है ये। यही बता रहा हूँ ना, आरएसएस के लोग सरासर झूठ ही बोलते हैं, और झूठ को इतनी बार बार और इतनी आंखों में घुस के बोलते हैं कि वो लोगों को खुद वो हो जाता है कि यकीन आ जाता है। ऐसी खबरें न्यूज चैनल में, यूट्यूब चैनल के थ्रू चलाई जा रही है, मैं आपको बता दूं। सब बेईमान है, सबको या तो पता नहीं है, समझ नहीं है, या वो बेईमान। किसी भी और ट्राइब्यूनल सिर्फ वक्फ का ट्राइब्यूनल नहीं बना है, देश में दर्जनों ट्राइब्यूनल बने हुए हैं, और उन ट्राइब्यूनल्स के लिए सबके लिए कानून क्या है, तो आप ये तो उसका फैसला। एक बात मैं पूछना चाहता हूं कि अगर वक्फ के साथ किसी जमीन का, किसी व्यक्ति का विवाद होता है तो क्या स्थानीय थाने में वो मामला सुना जाएगा, लिखा जाएगा? क्योंकि हमने जो सुना है उसमें ये बताया जा रहा है कि मामला हाई कोर्ट में भी नहीं, पहले वक्फ के जो लोग हैं वो उसको सुलझाएंगे, अगर वहाँ से आपकी बात नहीं बनती है तो मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। तो पहले आप यही जवाब दे दें कि अगर वक्फ के साथ किसी का ज़मीन का, मेरा या आपका किसी का भी कुछ मसला है, तो वो स्थानीय थाने में उसको सुना जाएगा कि नहीं सुना जाएगा? बिल्कुल सुना जाएगा, क्यों नहीं सुना जाएगा। कोई भी व्यक्ति, थानों में क्या सिविल केस नहीं जाते हैं, थानों में तो आपराधिक केस जाते हैं ना। अगर कोई व्यक्ति झूठा किसी प्रॉपर्टी को वक्फ बता रहा है तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी, ऐसा। लेकिन 1 लाख में से एक केस कोई ऐसा होता है, 99,999 केस ऐसे होते हैं कि लोग वक्फ की ज़मीन को अपना बता के बेचते हैं, और उसमें वक्फ बोर्ड के अधिकारी मिले होते हैं और लोकल जो भू माफिया होता है वो मिला होता है। तो वक्फ की ज़मीन छीनने के लिए ये काम प्रयोग में आती है। अब मैं आपकी दूसरी बात पे आ जाता हूँ। जो ट्राइब्यूनल बनते हैं, ऐसे दर्जनों ट्राइब्यूनल देश में बने हुए हैं, और उसमें ज़्यादातर में ये प्रावधान है कि इसका जो डिसीजन होगा वो फाइनल होगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता कि वो फाइनल हो जाता है। उसके खिलाफ रिट जुरिस्डिक्शन में हर एक ट्राइब्यूनल के ऑर्डर के खिलाफ हाई कोर्ट में जाया ही जाता है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जाया जाता है। ये प्रावधान कोई वक्फ ट्राइब्यूनल के लिए ही स्पेशल नहीं है, ये हर एक, ज़्यादातर ट्राइब्यूनल्स के लिए यही प्रावधान है। उसकी अपील नहीं होती क्योंकि वो लिटिगेशन को कम करने के लिए होता है, लेकिन रिट जुरिस्डिक्शन में हर एक ट्राइब्यूनल के फैसले के खिलाफ जाया जा सकता है, और वो वक्फ के खिलाफ भी जाया जा सकता है, और वो हर केस में जाया भी जाता है। ऐसा नहीं है कि नहीं जाया जाता, उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट जाया जाता है, जैसा कि किसी अन्य केस में होता है। क्या वक्फ भू माफिया की तरह काम करता है? क्या ज़मीन जो है वो, जिस तरह से कई बार ये मतलब उस तरह के बाबा पे भी, जो हिंदू बाबा होते की आश्रम की ज़मीन बढ़ गई, तो उस तरह वक्फ भी किसी की ज़मीन हड़प लेता है, ऐसा कुछ मामला? ऐसा मैं बता रहा हूँ ना, कोई 1 लाख में से एक ही होगा। हाँ। ये वक्फ के जो मेंबर्स हैं, वक्फ के जो अधिकारी हैं, वो माफिया की तरह बिल्कुल काम करते हैं, लैंड माफिया की तरह, लेकिन वो वक्फ की ज़मीन चुराने के लिए, वक्फ की ज़मीन को बेच देने में किसी चोर को, किसी बेईमान को। अभी दिल्ली के जो चेयरमैन थे हमारे, उनके खिलाफ यही इल्ज़ाम तो लगा था, जिसकी वजह से उन्हें जेल तक जाना पड़ा, कि उन्होंने 100 करोड़ से ज़्यादा झूठी लीज बना के दे दी। वक्फ की ज़मीन जो 10 लाख रुपए महीने पे जानी चाहिए थी, उसको 10,000 रुपये महीने पे दे दिया। यही इल्ज़ाम तो लगे थे उनके ऊपर। तो ये माफिया ज़रूर है, लेकिन वो वक्फ की ज़मीन लुटाने के लिए है, वक्फ के नाम पे ज़मीन कोई छीनने के लिए माफिया नहीं होते। हाँ, ऐसे माफिया बहुत होते हैं जो वक्फ का बहाना लेके, लेकिन वो वक्फ से ताल्लुक़ नहीं रखते, वो जनरली लैंड माफिया होते हैं। बल्कि देखिए, एक जो लैंड माफिया हमने दिल्ली में और कई बड़े बड़े शहरों में देखा है, वो ये देखा है कि क्या करते हैं कि किसी जगह की झूठी रजिस्ट्री कर लेते हैं, और ये वक्फ की ज़मीनों के साथ सबसे ज़्यादा होता है। वक्फ की ज़मीन पे झूठी रसीद, एक हमारा मेहरौली का केस था, एक झुग्गी वाले ने दूसरे झुग्गी वाले को करोड़ों में एक वक्फ की ज़मीन बेच दी, रजिस्ट्री हो गई उसकी, ठीक है। दोनों के पास पैसे नहीं थे, दोनों झुग्गी में रहते थे। अब डीडीए ने उस पर अपना दावा किया। अब जब और वक्फ ने उस पर दावा किया तो डीडीए ने उसकी मुखालफत की कि ये डीडीए की जगह है, रजिस्ट्री पीछे से हो चुकी है। जब वक्फ ने उन लोगों को निकालने के लिए, एनक्रोचर्स को दावा किया, तो डीडीए ने कहा ये हमारी ज़मीन है। ये मेहरौली का केस मैं बता रहा हूँ जो मैंने खुद किया। अब जब उस केस में आगे बढ़ा गया तो डीडीए ने, क्योंकि वक्फ के तो खिलाफ अधिकारी भी ऐसे होते हैं, सब ऐसे होते हैं, वो बिक जाते हैं, तो लैंड माफिया जो डीडीए के माध्यम से ये काम कर रहे थे, उन्होंने डीडीए को केस वो जिता दिया, और डीडीए ने वहाँ कब्जा करके ज़मीन जो है लैंड माफिया के हवाले कर दी। या डीडीए ने पहले दिखाया कि डीडीए ने कब्जा की है, लेकिन वो असल में लैंड माफिया के हवाले हो गई। अब लैंड माफिया ने फिर डीडीए के खिलाफ केस डाला, और डीडीए के पास तो कोई कागजात ही नहीं होते थे, क्योंकि वो ज़मीन तो वक्फ की है, तो लैंड माफिया वो केस आराम से जीत जाते हैं।
ये धंधा, गोरख धंधा देश के सभी हिस्सों में हो रहा है और उसमें हमारे मुस्लिम समाज के बड़े बड़े लोग शामिल हैं। ये तो हो रहा है, लेकिन वो वक्फ की ज़मीन लूटने में हो रहा है। वक्फ किसी की ज़मीन लूटे ऐसा उदाहरण मेरे सामने आज तक कोई नहीं। तमिलनाडु का एक मामला है कि त्रिची जिले में कि वहाँ पे एक हिंदू कॉलोनी थी, तो वहाँ पे 95% जो है हिंदू रहते थे। तो मामला फिर वो हुआ कि वक्फ के लोगों ने कहा कि हमारी ज़मीन है, मामला कोर्ट में गया और फिर वो फैसला भी जो है वो आपको वक्फ के मसले में ही आया, वक्फ के हित में आया कि हाँ ये ज़मीन उनकी है। देखिए, वक्फ की ज़मीनें जो है ना वो सैकड़ों साल से पुरानी है। किसी ज़मीन, मैंने आपको अभी बताया ना, कोई ज़मीन पे वक्फ की एनक्रोच करके बैठ गया तो उस समय के जो वक्फ के जो लोग होंगे उन्होंने खुद ही, जैसे दिल्ली में देखिए आप ये अनऑथराइज कॉलोनीज बनी है ना, बहुत सारे हमारे लीडर रहे हैं बड़े बड़े, जो लोगों को पैसे ले लेके भूमाफिया ने सरकारी ज़मीनों पे बिठाया। ये दिल्ली की बात बता रहा हूँ मैं आपको। अब बाद में अब जो ये बुलडोज़र लेके जो कार्रवाइयाँ होती हैं बहुत सारी अनऑथराइज कॉलोनी पे, झुग्गी झोपड़ियों को हटाया जाता है, वो सरकारी ज़मीन साबित होती है ना, क्योंकि वो सरकारी ज़मीन होती है, उस पर नाजायज़ तौर पे लोग बस गए होते, 30-30, 40-40 साल तक बसे रहते हैं। तो ऐसी कोई गतिविधि अगर हुई होगी तो अदालत ने तय किया है ना, वक्फ की ज़मीन थी तो थी, क्योंकि अदालत तो पूरा रिकॉर्ड देख के करती है। और वक्फ के तो वकील भी बहुत ढीले ढाले होते हैं, हारने के लिए पैसे भी लेते हैं सामने वालों से, ऐसा भी होता है। वक्फ के अधिकारी अपने वकीलों को कागजात ही नहीं देते पूरे। अगर वकील भी मजबूती से लड़ना चाहें तो कागजात नहीं मिलते उनको। तो इस प्रकार की जो गतिविधियों के बावजूद भी वो केस जीता है। तो मेरा अंदाज़ा ऐसा है, मैंने फैक्ट्स नहीं देखे हैं उस केस के, कि उस केस की ज़मीन के वक्फ की जो दावा होगा वो इतना मजबूत होगा कि बावजूद इन सब कमियों के, कि वक्फ के अधिकारियों ने कागज़ नहीं दिए होंगे, वकीलों ने केस ठीक से नहीं लड़ा होगा, फिर भी वो मुकदमा जीत गए। तो ये फैक्चुअल बात है। तो वो ज़मीन ही पुरानी वक्फ बोर्ड की होगी जिस पे एनक्रोचमेंट लोगों ने की होगी। अब पूरा गांव भी बच सकता है, वक्फ की ज़मीन है तो, क्योंकि बड़े बड़े लोग अपनी सैकड़ों हज़ारों एकड़ जगह जो उनकी होती थी वो दे देते थे गरीबों के लिए। तो वो हज़ारों एकड़ में से अगर किसी ने 100 एकड़ पे, फिर यही कहा गया कि जो है मामला मुस्लिम तुष्टीकरण का है, क्योंकि एक वोट बैंक की तरह काम करते हैं। पहले की सरकार ने भी जब भी संशोधन किया तो भाई मुस्लिम तुष्टीकरण का मामला है, कांग्रेस ने जब किया तो किसी को पेट में दर्द नहीं हुआ। लेकिन अब मोदी सरकार कर रही है कि अब देखिए उसमें महिलाएं भी आएंगी उस बोर्ड में, और कानून को मजबूत किया जा रहा है। तो महिलाएं अगर आएंगी तो उसमें फिर दिक्कत क्या है? महिलाएं 2 आएंगी। अब पुराने वाले कानून में क्या था कि 2 महिलाएं कम से कम आएंगी। तो ये महिलाओं की संख्या कम करने के लिए कानून है या महिलाओं की संख्या बढ़ाने के लिए कानून है? कौन सा ऐसा वक्फ बोर्ड है जिसमें महिलाएं नहीं हैं? कम से कम 2, दिल्ली को छोड़ के, क्योंकि और दिल्ली और जो छोटे वक्फ बोर्ड हैं जहाँ मेंबर सिर्फ 7 होते हैं वहाँ पे 1, वरना 2। हर वक्फ बोर्ड में 2 महिलाएं हैं ही कम से कम, ज़्यादा भी हो सकती है। लेकिन अब क्या किया है कि 2 महिलाएं होंगी। तो ये छीनने का काम करते हैं, महिलाओं से देने का काम कभी आरएसएस और बीजेपी ने किया नहीं है। देखिए कितना बड़ा झूठ बोलते हैं। अभी कानून है, मैं कहें तो आपको अभी दिखा दूं, आप कहें तो मैं 1 सेकंड में निकाल के दिखा देता हूं आपको। अच्छा, कि पहले भी फिर आप लोगों का ऐतराज़ किस बात पे है? कौन से मतलब मसले पे जो है, कौन से प्रावधान पे आप लोगों को सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है? पहले भी एक जो है सर्वे अधिकारी हुआ करता था, अब जाकर डीएम देखेगा, तो समस्या कहाँ है? डीएम ऐसे भी जिले के सारे मामले देखते हैं। पहला जो वो है, जो ऑब्जेक्शन है इस पे, कि महिलाएं 2 तक क्यों सीमित कर दी? महिलाएं 2 से ज़्यादा भी हो सकती थी। ठीक है, झूठ है ना ये सारा। ये मैं दिखाता हूँ, ये देख लीजिए, पढ़ लीजिए क्या लिखा है इसमें। प्रोवाइडेड फर्दर दैट एटलीस्ट 2 मेंबर्स अपॉइंटेड ऑन द बोर्ड शैल बी विमेन एटलीस्ट। और अब 2 कर दी सिर्फ, तो 2 से ज़्यादा हो सकती थी। तो ये इसी प्रकार से मेरा ऑब्जेक्शन इसमें है, वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ का कॉन्सेप्ट हटा रहे हैं। वक्फ बोर्ड का जो मैंने या किसी मुस्लिम समाज के व्यक्ति ने दी है, अल्लाह के नाम दी है, तो वो कैसे किसी और के नाम हो सकती है? एक बार दे दी तो दे दी। तो इसमें क्या इसको वो ख़त्म करना चाह रहे हैं? क्योंकि आरएसएस और बीजेपी के लोग मिलके, जैसे अडानी, अंबानी और यूसुफ लुलू जैसे लोगों के साथ मिलके डिफेंस की और रेलवे की ज़मीनें लूट ली हैं, उसी प्रकार से इनको वक्फ की ज़मीन भी देना चाहते हैं। लेकिन वक्फ में क्योंकि ये प्रावधान है, वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ, तो वो ख़त्म नहीं हो सकता। इसी तरीके से सरकारी ज़मीनों के लिए भी यही प्रावधान है। एक बार अगर कोई सरकारी ज़मीन है तो वो भी जब तक सरकार उसे दे नहीं देगी, वो सरकार की ही रहती है। तो कौन सी नई बात है ये जो प्रावधान है। दूसरा, लिमिटेशन एक्ट की बात कर रहे हैं। लिमिटेशन एक्ट भी तो सरकारी ज़मीनों के लिए भी लिमिटेशन एक्ट लागू नहीं होता।
तो ये भी तो गरीबों की भलाई के लिए है। सरकारी ज़मीनें भी आम जनता की भलाई के लिए होती हैं, ये भी गरीबों के लिए, बेवाओं के लिए और यतीमों के लिए है, भलाई के लिए। तो इसके लिए भी लिमिटेशन एक्ट लागू नहीं होता। तो ये किसी को ज़ाती फ़ायदा पहुंचाने के लिए थोड़ी, जैसे मोदी सरकार ने अडानी, अंबानी और यूसुफ लुलू जैसे लोगों को ये कह दिया कि तुम्हारे 30 लाख करोड़ रुपए हमने बैंकों से माफ कर दिए, वो है गड़बड़। आप ये कहना चाहते हैं कि संशोधन के थ्रू कहीं ना कहीं सरकार जो है वक्फ के जमीन पे कब्जा करना चाहती है? अडानी, अंबानी और यूसुफ लुलू जैसे अपने जो लैंड माफिया बिजनेसमैन हैं उनको दिलवाना चाहती है, धन्ना सेठों। चलिए ठीक है। तो आपने सुना महमूद राचा साहब को। तो इस छोटी सी बातचीत में पूरी तरह से सारे मसले को तो हम नहीं समझा सकते, लेकिन जितना जो काम की बातें थी उतनी हमने की। क्या है आपकी राय इस पूरे बातचीत पे? आप अपनी राय हमें ज़रूर कमेंट में बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।